कैसे हैं क्लास 11th? ज़रा कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस तो लगाइए। चलिए, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी पर्टिकुलर इस टॉपिक को लेके, इसलिए इस पे एक वीडियो बनाते हैं। इस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को जानने से पहले हमको थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानना होगा। कंपनी क्या है? कंपनी एज सच कोई लिटरेरी टर्म नहीं है। कंपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय निकला हुआ एक शब्द है जो दो शब्दों से मिलके बना है, कम प्लस पेनी। पेनी मीन्स ए पीस ऑफ ब्रेड और कम मीन्स टू कम टुगेदर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब चल रहा था तो उस समय कंपनी या फैक्ट्रीज ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट आए जिसमें हमको बताया कि कैसे फैक्ट्रीज का यूज करते हुए हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और कैसे प्रोडक्शन ही एक ऐसी या एकमात्र ऐसा टूल है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से निकला हुआ शब्द है कंपनी। ठीक है, और अगर कंपनी की डेफिनेशन को जानना चाहें तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। हमारा कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कोई भी कंपनी जो किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है या इन एक्ट्स के बनने से पहले से जो एक कंपनी का जिसको एक टाइटल मिला हुआ है वो सारी कंपनीज हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला हुआ है कि एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और कंपनीज एक्ट 2019 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनीज एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी इज ए कंपनी। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, कंपनी में हम करते क्या है इसको और सिंपल टर्म में समझे, क्योंकि जब एक बड़ा बिजनेस खोलना होता है तो उसके लिए एक अकेला इंडिविजुअल बहुत सारी कैपिटल अरेंज नहीं कर सकता। आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में देखा होगा जिसमें आपने सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा होगा। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो बिजनेस रन करता है तो वो सोल प्रोप्राइटर, और कुछ इंडिविजुअल्स इसमें लिमिट है 50 या मैक्सिमम 100 तक आप जा सकते हैं। तो 100 लोग मिलके या 50 लोग मिलके अगर कोई बिजनेस चला रहे हैं, पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड है तो पार्टनरशिप। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस चलाना है जिसमें आपको कई ट्रिलियन डॉलर की कैपिटल आपको चाहिए तो किसी और अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में वो कैपिटल नहीं आप अरेंज कर सकते, क्योंकि कंपनी ही एक ऐसा फॉर्म है जहां पे सारी कैपिटल को पार्ट में ब्रेक करते हैं जिसको हम शेयर्स कहते हैं, और उन शेयर्स को परचेज करा के आप बहुत सारी अनलिमिटेड कैपिटल जो है वो आप अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसीलिए कंपनी जो है एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग उसके ओनर्स होते हैं जिसको हम शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अभी डिटेल में जब सेकंड चैप्टर का वीडियो बनेगा तो वहां पे हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हम थोड़ा सा इसको स्किप करते हुए सिर्फ कंपनी को कैसे फॉर्म किया जाता है उसके बारे में, या क्या क्या किस किस तरीके से हम कंपनी को देखते हैं, रजिस्टर करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, होप सो आपको कंपनी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आप क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले आप फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कंपनी के फॉर्मेशन या कंपनी के आइडिया को लेने वाले प्रमोटर्स के बारे में जानेंगे, उनका क्या रोल होता है, उनकी क्या ड्यूटीज होती है। उसके अलावा की डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल स्टेज क्या होती है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की स्टेज क्या होती है, उन स्टेजेस को जानेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस को लेते हुए हम चलेंगे। ठीक है, होप सो आपको ओवरव्यू समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि कंपनी जो एक कंपनी है इसको जब फॉर्म किया जाता है तो इस कंपनी की फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि आपके घर की दुकान है सोल प्रोप्राइटरशिप कि आज आपका मन हो गया, आज आपने बिजनेस ऑन कर दिया, आपने कुछ बिस्किट खरीद के लाए 10-50 ठो और प्रॉफिट में बेचना शुरू कर दिए, थोड़ी सी कैपिटल लगाई और बिजनेस चालू कर दिया। सोल प्रोप्राइटर तो है नहीं, लेकिन क्योंकि आपने देखा होगा या आपने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो इतना जान लीजिए कि सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है हमारे इंडिया में। तो जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है उसके लिए एज सच कुछ भी
कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसकी फॉर्मेशन में। लेकिन जिसको एक्ट गवर्न करता है, आपने पढ़ा कंपनीज, आपने समझा कि कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 ये गवर्न करता है। तो जब कोई भी एक्ट गवर्न कर रहा है किसी फॉर्म ऑफ बिजनेस को, तो उसके फॉर्मेशन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बहुत सारे फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, तो उसको समझते हैं। ठीक है, तो कंपनी फॉर्मेशन जो है वो 4 स्टेज से, दैट मीन्स जब आपके दिमाग में बिजनेस प्लान आया और उससे जब एक्चुअल में उस बिजनेस प्लान को आप एग्जीक्यूट करके अपने गुड्स एंड सर्विसेज को या जो भी आप मार्केट में ऑफर करना चाहते हैं, उस ऑफरिंग तक टोटल आपको 4 स्टेजेस से निकलना पड़ता है। सबसे पहली स्टेज है प्रमोशन की स्टेज, दूसरी स्टेज है इनकॉर्पोरेशन की स्टेज, तीसरी स्टेज है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल की स्टेज और चौथी स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जब आप ये चारों स्टेजेस को पार करके निकलते हैं, तब जाके आप कहीं पे जो भी कंपनी में आप गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले कोई भी कंपनी होगी, उसके फॉर्मेशन के लिए आपको बेसिक एक आइडिया चाहिए होता है। बिना आइडिया के कोई भी कंपनी फॉर्म नहीं होती है। और जो आइडिया होता है, उस आइडिया को जो लेके आते हैं और उस आइडिया के अराउंड जो भी सारी डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जो भी कैपिटल हो गई, जो भी फाइनेंस हो गया, जो भी फिजिबिलिटी स्टडी हो गई, सब कुछ हम जब कर देते हैं तो उसको हम प्रमोशन स्टेज कहते हैं। जब प्रमोशन स्टेज में सब कुछ तैयार हो जाएगा तो हम उसको रजिस्ट्रार के पास इनकॉर्पोरेट करने ले जाएंगे। इनकॉर्पोरेट करने ले जाने के बाद सब्सक्रिप्शन के स्टेज में जाएंगे कि हमारे पास पैसा आ जाए, और जब पूरा पैसा आ जाएगा और सारा प्रूफ हम रजिस्ट्रार को दिखा देंगे तो फिर अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक और टॉपिक को यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि फॉर्म ऑफ कंपनी 2 तरीके की कंपनी, वैसे 3 है, लेकिन हम मोटा मोटा सीधे कंपनी 2 ही तरीके के लेके चलें तो थोड़ा सा और आसानी समझ में आएगा कि आपके पास एक प्राइवेट कंपनी होती है और दूसरी पब्लिक कंपनी होती है। पहचानेंगे कैसे? कि जो भी प्राइवेट कंपनी होगी उसके नाम के आगे PVT.LTD लगा होगा और पब्लिक कंपनी के नाम के आगे बस लिमिटेड लगा होगा। ठीक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, विंध्य टेलीलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है, ये यहाँ पे समझना इसलिए जरूरी है, इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस ये समझिए कि ये जो 4 स्टेजेस हैं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है वो इस स्टेज में आती है, इस स्टेज में आती है। फर्स्ट 2 स्टेजेस को पूरा करने के बाद ही इनकॉर्पोरेट हो गई, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को किसी और से कैपिटल लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपनी कैपिटल अरेंज पहले से करके रखती है और उसके बाद अपना इनकॉर्पोरेशन कराती है। तो उसको कैपिटल किसी से मांगना नहीं। जब पैसा किसी से मांगना नहीं, तो जैसे ही इनकॉर्पोरेशन हो जाना मतलब आपका एग्जिस्टेंस में आ जाना, तो जैसे ही एग्जिस्टेंस में वो आ जाती है वो अपना बिजनेस चालू कर सकती है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी तब तक बिजनेस नहीं चालू कर सकती जब तक उसके पास उसकी कैपिटल ना आए, उसको कैपिटल अरेंज करनी पड़ती है। इसीलिए वो 3rd स्टेज में जाती है जहां पे वो सब्सक्राइब कराती है कैपिटल को, और उसके बाद अगर कैपिटल सब्सक्राइब हो गई तो कंपनी बनी रहेगी, और कैपिटल सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो फिर ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी, कभी भी बिजनेस नहीं कर सकती। ठीक है, यहां तक होप सो आपको कंपनी के बारे में कुछ समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं डिटेल में क्या क्या आपको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले आपके पास स्टेज 1 है, स्टेज ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन करता कौन है, पहले उसको जानते हैं। प्रमोटर्स। प्रमोशन या प्रमोटर्स ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो बेसिक आइडिया लेके आते हैं और उस आइडिया के अराउंड जो भी रिसोर्सेज है उनको बिल्डअप करते हैं और उस एक्चुअल आइडिया को एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि जियो आपके सामने शुरू हुई कंपनी है, तो जियो का जो आइडिया है वो आकाश अंबानी कहते हैं, वो आइडिया जो है आकाश अंबानी लेके आए थे। तो आकाश अंबानी जो हो गए उस जियो के आइडिया के प्रमोटर हो गए, और उस प्रमोशन स्टेज जब तक जियो एक्चुअल में मार्केट में नहीं आई थी तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़े, बहुत सारी कैपिटल को अरेंज करना पड़ा, सब कुछ जो भी फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ा, सेबी का अप्रूवल लेना पड़ा। ये सब काम कौन कर रहा होगा, एक प्रमोटर कर रहा होगा या प्रमोटर के बिहाफ पे। अच्छा, ये प्रमोटर होते कौन है? कभी कभी कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं या ग्रुप हो सकते हैं कुछ इंडिविजुअल के,
या कोई एजेंसी भी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी एजेंसी भी होती हैं जिनका ये बेसिक काम ही होता है, बिजनेस ही होता है कि वो प्रमोशन करती हैं बहुत सारे आइडियाज़ का, या प्रमोशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो कर सकती है। ठीक है, तो प्रमोटर्स आपको क्लियर हो गया होगा, या तो इंडिविजुअल, या तो ग्रुप, या तो ऐसी एजेंसी जो एक सेंट्रल आइडिया लेके आ रही है और उस आइडिया के अराउंड सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास जो भी प्रमोशन है उसमें आपको करना क्या क्या है। सबसे पहला प्रमोशन की स्टेज में आप क्या करते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं। दैट मीन्स सबसे पहला काम क्या है कि आप जो भी बिजनेस है उसका एक आपको सेंटर आइडिया आपके पास होना चाहिए। अगर सेंटर आइडिया नहीं है तो हो सकता है कि आप बिजनेस को आगे कंटिन्यू ना कर पाए। तो सबसे पहला काम एज ए प्रमोटर या प्रमोशन स्टेज में जो होता है, एक आइडिया को लेके आया जाता है। आपको भी कभी कभी लगता होगा, कोई चीज़ सुनते होंगे, आपको कुछ समझ में आती होगी, आपके दिमाग में कोई ऐसी बात होती होगी, तो आपको दिमाग में रहता होगा कि अगर ये कर लेंगे तो हो सकता है बिजनेस में हम प्रमोट हो जाए। तो ये जो आपके दिमाग में बातें आ रही हैं किसी बिजनेस को प्रमोट करने से लेकर, ये क्या है, आपका एक सेंट्रल आइडिया है। तो सबसे पहली चीज, एक आइडिया या फिर मार्केट से, उस आइडिया को क्या कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, तो उस अपॉर्चुनिटी और आइडिया को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम है प्रमोशन स्टेज में। अच्छा, क्या सिर्फ आइडिया को आइडेंटिफाई कर देने से काम हो गया? एक आइडिया आ गया, जैसे जियो का एक आइडिया आया होगा, तो क्या आइडिया बस आ जाने से काम हो जाता है? नहीं। आइडिया आ जाने के बाद नेक्स्ट आप क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी 3 ग्राउंड में होती है, टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल। फिजिबिलिटी स्टडी मीन्स क्या जो आइडिया है वो वास्तविक है, फिजिबल मतलब वास्तविक, एक्चुअल में उसको, जैसे आप एक मान लो आपने आइडिया लाया कि ये मून है और ये अर्थ है, यहां से आप रॉकेट से मून और मून से अर्थ आपने दिमाग में लगाया कि ये आप 500 रुपए में जो है करा देंगे लोगों का, पर ये आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, आपको देख के लग रहा होगा कि नहीं ठीक है, ये आइडिया 500 रुपए में लोग इसको बहुत आसानी से ये कर भी लेंगे, लेकिन क्या ये वास्तविकता में, क्या ये आइडिया फिजिबल है कि नहीं है? अब आपको फिजिबिलिटी का मतलब क्लियर हो गया होगा। आप एक आइडिया लेके आएंगे, उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी में दैट मीन्स वास्तविकता में क्या आपके पास वो टेक्नोलॉजी है, आपने मून तक जाने या और जाने से लौटने के आने का, या मार्स तक आने जाने का, या कुछ भी आपने जो भी आइडिया लाया, क्या एक्चुअल में आपके पास ऐसा टेक्निक है कि नहीं है? तो अगर आपके पास टेक्निक है तब तो आप उस आइडिया को क्या करेंगे, अगर आपके पास वो टेक्निक या टेक्नोलॉजी है तब तो वो आइडिया फिजिबल है, फिजिबिलिटी टेस्ट आपका टेक्निकल ग्राउंड का वो पास कर जाएगा। अगर नहीं करेगा तो उस आइडिया को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल, क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल ठीक है, हाँ ये किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके लिए जितना पैसा लगेगा क्या आप उतना अरेंज कर पाएंगे? अगर हाँ तो ये सेकेंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी टेस्ट को भी पास कर गया। और तीसरा इकोनॉमिकल, क्या इस आइडिया से आपको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा आइडिया लेके आया, टेक्निकल ग्राउंड में पास हो गया, पैसा भी आप व्यवस्था कर सकते हैं, पर लोग उसको एंटरटेन या इनकरेज ही नहीं करेंगे, परचेज ही नहीं करेंगे उस टाइप के गुड्स को, तो फिर इकोनॉमिकल ग्राउंड में वो आइडिया जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 स्टेप क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले आप एक आइडिया लेके आते हैं प्रमोशन स्टेज में। आइडिया क्या है? सेंट्रल, जो आप जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, या जिस सर्विसेज को आप बिल्डअप करना चाहते हैं, वो एक सेंट्रल आइडिया है। उस सेंट्रल आइडिया को फिर आप क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी में चेक करते हैं कि टेक्निकली पॉसिबल है, फाइनेंशियल है कि नहीं, फाइनेंस इकट्ठा हो सकेगा कि नहीं, और प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अब फिजिबिलिटी स्टडी हो गई। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है प्रमोशन स्टेज में? नेक्स्ट आपको चेक करना है डिसाइडिंग कंपनीज नेम एंड अप्लाइंग टू रजिस्ट्रार। आपने आइडिया लाया, आइडिया लाने के बाद फिजिबिलिटी स्टडी कर दी। अब एज ए प्रमोटर आपके 2 काम हो गए। क्या ये 2 काम हो जाने के बाद प्रमोटर का काम खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। प्रमोटर की अब ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कंपनी हमेशा एक आर्टिफिशियल पर्सन है और अपने नाम से ही काम करती है। जैसे आपका नाम होगा, अखिल नाम होगा, संकल्प नाम होगा, है ना, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे, तो आप अपने नाम से जाने जाते हैं। लेकिन कंपनी के कंटेक्स्ट में कंपनी कोई एक एक्चुअल नेचुरल पर्सन तो है नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन भी अपने नाम से जाना जाएगा। जैसे आप रिलायंस में रिलायंस को रिलायंस के नाम से जानते हैं, टाटा को टाटा के नाम से जानते हैं, तो ये जो नाम है ये
इसको नाम देना, जैसे आपका नामकरण करना आपके पेरेंट्स का अधिकार है, तो इसीलिए प्रमोटर भी क्या है, कंपनी के पेरेंट हैं, क्योंकि कंपनी को वो पैदा कर रहे हैं, बर्थ कराते हैं, तो इसलिए उसका नाम रखने का अधिकार भी किसका है, उन्हीं पेरेंट्स का, उन्हीं प्रमोटर्स का। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, आइडिया लाना, फिजिबिलिटी स्टडी चेक करना और नाम जो है वो फाइंड आउट करना, और उस नाम को रजिस्ट्रार से, रजिस्ट्रार क्या होता है, आपने रजिस्ट्री कराई होगी घर की, ऐसे ही कंपनीज की भी रजिस्ट्री होती है, और कंपनी जहाँ पे रजिस्टर होती है, हर स्टेट के अपने अपने रजिस्ट्रार होते हैं। मध्य प्रदेश का अपना अलग रजिस्ट्रार होगा, राजस्थान का अपना अलग रजिस्ट्रार होगा, दिल्ली का अपना अलग रजिस्ट्रार होगा। तो उस रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके नाम को अप्रूव कराना होता है। अच्छा, नाम आप कोई भी रख सकते हैं क्या, जैसे जियो है, क्या जियो नाम से कंपनी आप अब रजिस्टर कर सकते हैं, क्या टाटा नाम से कंपनी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी हमेशा जो भी नाम पहले से चले आ रहे हैं जिस कंपनी के, वो नाम दोबारा यूज नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे अब आप ऐसे समझिए कि अगर जियो एक बार नाम से रजिस्टर हो गई तो दूसरी जियो नहीं हो सकती, टाटा एक बार अपने नाम से रजिस्टर हो गई तो उसके अलावा दूसरी कंपनी टाटा के नाम से नहीं हो सकती। नाम हमेशा कंपनी का यूनिक होना चाहिए। ये इसीलिए एक्ट में, ये बात कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है। एक्ट में इसलिए इस चीज़ को इतना इन्फोर्स किया हुआ है क्योंकि हो सकता है कि आप सेम नाम रख के अनड्यू इन्फ्लुएंस उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर एक और टाटा आ जाएगी तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और एक जो रतन टाटा की टाटा थी, अब कोई और टेक ओवर कर चुका है, तो उस टाटा की क्रेडिबिलिटी और आपके द्वारा बनाई हुई टाटा की क्रेडिबिलिटी में अंतर है। तो इसीलिए यूनिक नेम होना चाहिए और उस नाम को रजिस्ट्रार से अप्रूव कराना चाहिए। उसके बाद आप बहुत सारी सिग्नेटरीज जो हैं उसको फिक्स करोगे। सिग्नेटरीज क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम 2, और जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स आपको चाहिए। ये कंपनीज एक्ट आपको बोलता है। तो ये जो मिनिमम 2 मेंबर्स हैं और मिनिमम 7 मेंबर्स हैं, इसको आप बोलते हैं सिग्नेटरीज। दैट मीन्स जब आप प्रमोटर हैं तो प्रमोटर की ही ये ड्यूटी है। हो सकता है कि प्रमोटर खुद भी उसमें एक सिग्नेटरी बन जाए, ऐसा कोई वो नहीं है कि उसको किसी दूसरे को ही ढूंढना है, वो भी हो सकता है, उसके परिवार के लोग हो सकते हैं अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रहा है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल रहा है। तो मिनिमम 7 लोग उसको चाहिए, और वो 7 लोग जो हैं वो सिग्नेटरीज होंगे। दैट मीन्स जो कुछ डॉक्यूमेंट बनते हैं उनको वो साइन करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी के डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी बातें लिख दी जाएं जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट हो। तो एटलीस्ट आपको ऐसे इंडिविजुअल चाहिए जिनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकें। तो इसीलिए ये सिग्नेटरीज जो भी होते हैं, प्राइवेट के केस में 2 और पब्लिक लिमिटेड के केस में 7 लोग, ये क्या करते हैं, ये एज ए सिग्नेटरी इन डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करते हैं, इतने साइन करके कि इस डॉक्यूमेंट में जो भी बातें लिखी हुई है इसको हम जो है एक्सेप्ट करते हैं और हम ही जो है इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो इन रिस्पॉन्सिबल पर्संस को ढूंढना ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रमोटर की। और ये काम कब होता है, इसी प्रमोशन की स्टेज में। नेक्स्ट क्या काम होता है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स आप क्या करते हैं, हायर करते हैं। आपको मालूम है जो ये मेमोरेंडम या आर्टिकल्स बनते हैं ये बिना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के, बिना किसी कंपनी सेक्रेटरी के, या बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो बिना बैंक अकाउंट के, बिना लॉयर के ये नहीं हो सकता। क्योंकि लॉयर क्यों चाहिए आपको, बहुत सारे लीगल मैटर्स, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज एक्ट ही है, एक्ट के अंदर बन रही है, तो सारे एक्ट के प्रोविजन सही तरीके से फॉलो हुए कि नहीं हुए वो चेक कराने के लिए आप लॉयर हायर करोगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करेगा मेमोरेंडम, कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा आपका मेमोरेंडम। तो इन इंडिविजुअल्स को भी फिक्स करना, इनकी रेम्यूनरेशन फिक्स करना और इसको अपनी कंपनी के साथ जोड़ना, ये भी किसका काम है, प्रमोटर्स का काम है। और ये भी किस स्टेज में होता है, प्रमोशन के स्टेज में। और लास्ट प्रमोशन स्टेज में क्या होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या बहुत सारे इनिशियल डॉक्यूमेंट जो कि प्रॉस्पेक्टस हो गया या स्टेटमेंट इन ल्यू हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स को बनाना ये भी किसका काम है, प्रमोटर्स का काम है। ठीक है, होप सो आपको पहली स्टेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। सबसे पहला काम आप दिमाग में ऐसे रखिए कि 6 स्टेज में आप बांट दीजिए। सबसे पहला काम क्या है, जब भी आप प्रमोशन कर रहे हैं तो आइडिया लेके आएंगे, उस आइडिया को फिजिबल है कि नहीं चेक करेंगे। उसके अलावा कंपनी का नाम डिसाइड करेंगे और रजिस्ट्रार को अप्लाई कर देंगे, सिग्नेटरीज फिक्स करेंगे, प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करेंगे और मेमोरेंडम, आर्टिकल या डॉक्यूमेंट्स को
बनाने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए आप पूरी काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रमोशन स्टेज में होता है। थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि जो प्रमोटर्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, प्रमोटर को क्या क्या काम करना होता है। लास्ट स्लाइड में क्लियर हो ही गया होगा लगभग, लेकिन उसी को थोड़ा सा और डिटेल में करते हुए चलते हैं। एज ए प्रमोटर सबसे पहला आप क्या काम कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और उससे रिलेटेड फाइनेंस को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स एज ए प्रमोटर आपकी ड्यूटी है कि आप फाइनेंस की व्यवस्था कीजिए और एक सेंट्रल आइडिया जो है उसको प्रमोट करिए। नेक्स्ट, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, अभी आपने देखा चाहे प्रोस्पेक्टस हो गया, चाहे मेमोरेंडम हो गया, चाहे आर्टिकल्स हो गया, मेमोरेंडम, आर्टिकल, प्रोस्पेक्टस से आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसके लिए ऐसा समझिए कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इनको बनाना या बनवाना ये भी किसका काम है, प्रमोटर का। इसके अलावा जो भी एप्लीकेंट्स हैं, है ना, उनका अप्रूवल लेना। अभी आपको बताया कि आपको प्राइवेट के केस में 2 और पब्लिक के केस में 7, क्योंकि ये फर्स्ट सब्सक्राइबर होंगे आपके शेयर कैपिटल के, तो फर्स्ट सब्सक्राइबर शेयर कैपिटल के जो होंगे उनसे अप्रूवल लेना ये भी, या अप्रूवल दिलवाना ये भी किसका काम होता है, आपके। जैसे मान लीजिए रिलायंस है, तो वो डायरेक्टली कंपनी फॉर्म होते ही बिना किसी मेंबर्स के तो हो नहीं सकती कि ऐसी मार्केट में शेयर बेचने लग जाए। पहले 7 लोग उसको फॉर्म करते हैं, उसके बाद जब शेयर कैपिटल उनको और अरेंज करनी होती है, फिर उसके बाद जाके वो शेयर्स को बेचते हैं और n नंबर ऑफ मेंबर जो साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन ये जो इनिशियल स्टेज में जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं शेयर के, उसको अप्रूव कराना ये भी किसका काम है, प्रमोटर का। और साथ साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि बिजनेस जब या कंपनी का फॉर्म होता है तो कंपनी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर से या बहुत सारे एसेट्स इंडिविजुअल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी फॉर्मेशन होने के पहले भी कर सकती है। तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बिहाफ में, कंपनी के एग्जिस्टेंस से पहले कौन करता है, प्रमोटर करता है। और वो किस लिए हो रहा है, कंपनी, क्योंकि कंपनी को आपको फंक्शनिंग में लेके आना है, कंपनी को आपको फॉर्म करना है, तो उस फॉर्मेशन के लिए आपको ये जरूरी है। इसलिए एज सच ये सब भी, जितने भी एसेट्स खरीदना है या जो भी टाई अप सर्विसेज करनी है, इन सब कुछ नेगोशिएशन करना है, ये सब काम किसका है, प्रमोटर्स का। ठीक है, अब आपको और डिटेल में समझ में आ गया होगा कि प्रमोटर्स को करना क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सा और इसी टॉपिक को लेते चलते हैं कि लीगल पोजीशंस क्या है प्रमोटर की। आपको मालूम है प्रमोटर्स बिजनेस के बिहाफ पे, क्योंकि अभी बिजनेस जो है एग्जिस्टेंस में आया नहीं है, और बिजनेस में एग्जिस्टेंस में आने के बाद ही जो भी वो एक्चुअल के कॉन्ट्रैक्ट हैं या अपने बिजनेस हैं कमेंस कर सकती है। लेकिन अभी जो भी कुछ कर रहा है कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी तो कर नहीं रही है, क्योंकि कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, तो कंपनी के बिहाफ पे कौन कर रहा है, प्रमोटर कर रहा है। तो प्रमोटर के क्या क्या लीगल पोजीशन है। सबसे पहला, प्रमोटर क्या है, कोई एजेंट नहीं है कंपनी का। अभी आप देख रहे होंगे कंपनी के बिहाफ पे प्रमोटर ये कर रहा है, आपने सुना, ये समझा कि डॉक्यूमेंट बनवा रहा है, सीए हायर कर रहा है, कंपनी सेक्रेटरी को हायर कर रहा है, बैंक को अकाउंट खोल रहा है, तो ये एक एजेंट की तरह लग रहा है, एजेंसी फंक्शन है। पर ये बात ध्यान रखना होगा कि जैसे आपके बिहाफ पे बहुत सारे काम आपके पेरेंट्स करते हैं, तो क्या वो आपके एजेंट हो गए, नहीं। तो इसी तरीके से जो भी प्रमोटर होगा उसको आप कंपनी का एजेंट नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। दूसरा, जो भी प्रमोटर होगा वो फ्यूचर कंपनी के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या जो कंपनी एग्जिस्टेंस में आ रही है उसके लिए पूरी लायबिलिटी उसी प्रमोटर की होगी। कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, कुछ भी गलती हो गई, कंपनी अब एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, उसके पहले अगर कुछ भी गलती हो जाती है, उस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रमोटर की। और कंपनी के पास क्या क्या रेमेडी है, मान लीजिए प्रमोटर ने कुछ गलती कर दी या कंपनी के बिहाफ पे कुछ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए, तो ये सब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब जो लायबिलिटी है वो किसकी हो गई, प्रमोटर की। लेकिन कंपनी उसके लिए कर क्या सकती है उन गलतियों को सुधारने के लिए। सबसे पहला, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो प्रमोशन स्टेज में किया गया हो उसको कंपनी एग्जिस्टेंस में आने के बाद कभी भी कैंसिल कर सकती है। कुछ भी डैमेज हुआ है कंपनी को, डैमेज कैसा हो सकता है, एक्चुअल कोई एसेट का डैमेज हुआ है, कुछ लॉस हुआ है, या एसेट कोई कंपनी के नाम को या गुडविल को कुछ हार्म हुआ है, तो वो सबके लिए कंपनी जो है डैमेज भी उस प्रमोटर से क्लेम कर सकती है और अपने फॉर्मेशन को रेटिफाई, दैट मीन सुधार सकती है बाद में। ठीक है, तो आपको इस बात से क्लियर हो गया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर की, और ये सब काम प्रमोशन स्टेज में ही होता है। और प्रमोशन हो जाने के बाद अगर कुछ भी गलती हो जाती है, कंपनी फॉर्म हो गई, तो कंपनी के पास क्या लीगल रेमेडी है वो आपने समझ ली। होप सो समझ में आया होगा। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं आपको इनकॉर्पोरेशन के लिए। प्रमोशन के बाद आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा होगा, प्रमोशन के बाद सबसे पहला काम करना है प्रमोशन सेंट्रल आइडिया लेके आया और उस आइडिया के अराउंड जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब आपने फुलफिल कर दी। अब फुलफिल कर दी तो उन लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि अब अभी आप प्रमोशन स्टेज से निकले हैं और इनकॉर्पोरेशन स्टेज में आप पहुंचे नहीं हैं, प्रमोशन से इनकॉर्पोरेशन के बीच में कौन कौन सी चीज़ें आपको फुलफिल करनी है वो यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस इसको अभी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए या समझ लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, जो भी कंपनी के प्रपोज डायरेक्टर होंगे वो अपना कंसेंट देते हैं कि हम इसका डायरेक्टर बनने के लिए एक्सेप्ट, दैट मीन्स वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि हम इस कंपनी के डायरेक्टर के रूप में काम करने को तैयार हैं। नेक्स्ट, जो भी प्रोफेशनल्स आपने हायर किए हुए हैं CA CS लॉयर बैंकर, उनके आप क्या करते हैं स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन लेते हैं, दैट मीन्स वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम इस कंपनी के साथ एसोसिएट होने के लिए तैयार हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस होता है और उस रजिस्टर्ड ऑफिस को आपको अप्रूव कराना होता है रजिस्ट्रार से, और रजिस्ट्रार जब अप्रूव करता है तो आपको उस अप्रूवल के लिए एक नोटिस देता है। तो उस नोटिस को जब आप इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हो तो आपने जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस जो है आपने अपना रखा हुआ है तो उस अप्रूवल का आपको नोटिस भी उसमें अटैच करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है आपको, तो उस रजिस्ट्रेशन फीस की कॉपी चाहिए होता है। और अगर पब्लिक कंपनी है तो प्रॉस्पेक्टस, या फिर अगर आप एक्चुअली में लोगों से, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ये क्या होता है प्रॉस्पेक्टस, एक्चुअल में जब आप पब्लिक से बाय एंड लार्ज जितनी भी पब्लिक है सबके लिए अपने शेयर्स ओपन कर देते हैं तो आप प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रॉस्पेक्टस होता क्या है, प्रॉस्पेक्टस एक, आप बहुत सिंपल टर्म्स में समझिए कि एडवर्टाइजमेंट है कंपनी का, जिसमें वो ऑफरिंग क्रिएट करती है, लोगों को अट्रैक्ट करती है कि आइए और हमारे शेयर्स को परचेज कीजिए। उस प्रॉस्पेक्टस में होता क्या है, कंपनी से रिलेटेड जितनी भी कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, हम ये प्रोजेक्ट में इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, हम ऐसे जो भी है प्रॉफिट अर्न करेंगे, जो भी कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको उसको आपको वहाँ पे देखने को मिलता है उस प्रॉस्पेक्टस में। तो अगर आप एक्चुअल ऑफरिंग क्रिएट करना चाहते हैं पब्लिक से, बाय एंड लार्ज जितनी भी पब्लिक सबसे, तो आप प्रॉस्पेक्टस। और अगर आप एक्चुअल ऑफरिंग क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, दैट मीन्स आप अपने जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को नहीं बेचना चाहते हैं, कुछ अपने नोन इंडिविजुअल्स को ही सिर्फ सेल करना चाहते हैं, तो फिर आप प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू करते हैं, आप स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। वो भी प्रॉस्पेक्टस की तरह ही होता है जिसको रजिस्ट्रार के पास समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप नोट कर सकते हैं कि इनकॉर्पोरेशन करने से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करने पड़ते हैं। जो भी फीस वगैरह है पे करके, या जो भी नेम अप्रूवल है, जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस का अप्रूवल है, वो सब लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रार के पास अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट आपने देखा, सबसे पहला डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप दो नाम से जानेंगे, सबसे पहला चार्टर डॉक्यूमेंट, उसके अलावा प्रिंसिपल लीगल डॉक्यूमेंट, और इसी चीज को डॉक्ट्राइन ऑफ आउटर मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसको और डिटेल में अभी समझेंगे। डेफिनेशन क्या है, ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल लीगल डॉक्यूमेंट फॉर ए कंपनीज फॉर्मेशन एक्टिंग एज इट्स चार्टर टू डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव, पावर्स, लिमिटेशन। ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बताए, दैट मीन्स कंपनी का नाम क्या है। जैसे आप बाहर से देखिए, आपको दिख रहा है आपकी दो आंखें हैं, दो कान है, मुंह है, गाल है, हाथ है। ठीक है, तो अगर आपको बाहर से देखने में आप जैसे लग रहे हैं, जो जो चीजें आपके पास हैं वो जो दिख रही हैं, आप कैसे कपड़े पहने हुए, ये सब चीजें क्या है, आपका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है। तो कंपनी का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी की कैपिटल कितनी है, कंपनी की लायबिलिटी कैसी है, ये सारी चीजें जब आप जानने की कोशिश करें, जिस डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें लिखी हों उसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है,
इस डॉक्यूमेंट को, क्योंकि कंपनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बताता है, इसीलिए इसको डॉक्ट्राइन ऑफ आउटर मैनेजमेंट भी कहते हैं, और इसको कभी कभी क्वेश्चन में चार्टर डॉक्यूमेंट के रूप में भी आ जाता है। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट या चार्टर डॉक्यूमेंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी कंपनी अपने मेमोरेंडम से बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकती। ऐसे मान लीजिए कि कंपनी में ऑब्जेक्ट लिख दिया कि जूते का सिर्फ अपर बनाना काम है, लोअर बनाना ऑब्जेक्ट नहीं है कंपनी का, तो कंपनी अगर चाह भी ले तो वो कभी भी जूते का सोल नहीं बना सकती, ठीक है। तो इसीलिए हालांकि ये जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट है वो आप ऑल्टर कर सकते हैं, और ऑल्टरेशन के प्रोसेसेस हैं उसको डिटेल में इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, वो हायर स्टडीज़ का पार्ट है। सारी चीज़ें ऑल्टर हो सकती हैं, कैपिटल ऑल्टर हो सकती है, ऑब्जेक्ट ऑल्टर हो सकते हैं, नेम ऑल्टर हो सकता है, जो भी क्लॉजेज है वो सब ऑल्टर हो सकते हैं, और ऑल्ट्रेशन के लिए वो अलग प्रोसेस है, ठीक है, उसमें डिटेल में नहीं जाते। लेकिन यहाँ इतना समझने वाली बात है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि कंपनी क्या है, कैसे है, ठीक है। होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट क्लियर हुआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास, दूसरा डॉक्यूमेंट से पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं उसको भी यहाँ पे देखते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्लॉज क्या है, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज आपको मालूम है, जैसे रिलायंस होगा तो उसके मेमोरेंडम में उसका नाम लिखा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। टाटा होगा तो टाटा का अपना जो भी उसका बिजनेस नेम होगा वो उसमें लिखा होगा। तो सबसे पहली चीज जो लिखी होती है नेम क्लॉज, जो कि कंपनी के नेम को एक्सप्लेन करती है या डिफाइन करती है। और उसके अलावा अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो आगे जैसे रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, या VTL प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके सामने PVT LTD, और अगर लिमिटेड कंपनी तो उसके नाम के आगे लिमिटेड लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्लॉज मेमोरेंडम में क्या मिलता है, नेम क्लॉज। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस, दैट मीन्स किस सिचुएशन में वो लोकेटेड है, दूसरा क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है। इसको आप एड्रेस समझ सकते हैं कंपनी का। उसके अलावा ऑब्जेक्ट क्लॉज, उद्देश्य क्या है, मेन एंसिलरी ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, और उस बिजनेस के साथ साथ और क्या ऐसे सब्सिडरीज बिजनेस है जिसको वो कर सकती है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो बिजनेस लिख दिया है, कंपनी सिर्फ उतना ही बिजनेस कर सकती है, उससे ज्यादा बिजनेस नहीं कर सकती। अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर जूता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिर्फ इतना लिख दिया कि हम अपर मैन्युफैक्चर करेंगे, शू के दो पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए शू है, ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया, ठीक है। तो अगर अपर मैन्युफैक्चर करने के लिए लिख दिया है तो सिर्फ अपर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और लोअर के लिए सिर्फ लोअर, ठीक है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज को बनाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्ट से बाहर जाके कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। लायबिलिटी क्लॉज, कंपनी लिमिटेड है या अनलिमिटेड लायबिलिटी है। जनरली जितनी भी लिमिटेड कंपनी होती है उनके नाम के आगे लिमिटेड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो उनकी लायबिलिटी जो होती है मेंबर्स की, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। लेकिन अगर कोई कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है तो उसको भी आप यहाँ पे क्लॉज में मेंशन करते हैं। इसके अलावा कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज में अथोराइज शेयर कैपिटल कितना है, या शेयर जो हैं वो 10-10 रुपए के शेयर हैं। आपने देखा होगा कुछ कंपनी के 10 के शेयर होते हैं, किसी के 50 के, किसी के 100 के। तो ये जो डिवीजन है वो भी आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी कंपनी जितनी ऑथराइज शेयर कैपिटल उसकी है उससे ज़्यादा शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकती। इसलिए ऑथराइज कैपिटल जब भी डिसाइड होती है, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल के प्रपोर्शन में ही रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है वो बढ़ती है घटती है। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख का ऑथराइज कैपिटल रखी है तो उसकी फीस अलग होगी, और 1 करोड़ है तो उसकी फीस अलग होगी। तो आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ऑथराइज कैपिटल डिसाइड कर सकते हैं। और लास्ट क्लॉज क्या है, एसोसिएशन क्लॉज, दैट मीन्स जो भी मेंबर उसके साथ जुड़े हुए हैं, प्राइवेट के केस में 2 और पब्लिक के केस में 7। तो ये जो एसोसिएशन है दैट मीन्स उन्होंने अपने वहाँ पे साइन किया है कि नहीं है, सिग्नेटरीज डिसाइड है कि नहीं है, और उन्होंने कितने शेयर्स लिए हुए हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा, जो भी मालूम नहीं भी होगा तो जान लीजिए इस बात को, कि जो भी मेंबर्स होते हैं उनको क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने पड़ते हैं। अगर आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बोला कि 7 मेंबर्स हैं तो सभी को 7 मेंबर्स को कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन शेयर्स होंगे, वो परचेज करना जरूरी होगा। वो क्वालिफिकेशन शेयर क्या होते हैं, वो आप जो भी अपने कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, जैसे मेमोरेंडम बना रहे हैं, उसमें आप क्वालिफिकेशन के बारे में लिख सकते हैं कितने शेयर क्वालिफिकेशन शेयर है। तो वो परचेज किया है कि नहीं किया है, सब्सक्राइबर कौन है, उनका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, उनका क्या एड्रेस है, उनके कितने शेयर्स हैं, उन सबको भी आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये 6 क्लॉजेज जो हैं वो मेंशन होते हैं, ठीक है।
फिर मोटा मोटा ध्यान रखने के लिए कि मेमोरेंडम क्या है, वो सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपकी बताती है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? इंटरनल रूल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी एक्सटर्नल कैसे जाने जाती है, दैट मीन्स बाहर उसका कितनी कैपिटल है, बाहर से उसका नेम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, लायबिलिटी कितनी है, एसोसिएशन कौन कौन है। तो इन सब चीज़ों को जब आपको जानना है तो आप किसके बारे में बात करते हैं? मेमोरेंडम। लेकिन कंपनी के इंटरनल रूल्स क्या है? क्योंकि कंपनी है, दो एसोसिएट हैं, तो बहुत सारे उसके इंटरनल, जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल बाहर से कुछ और होगा, बाहर के लोगों के लिए अलग रूल्स होंगे, और अंदर के जो भी आप पढ़ते हैं या जो भी आपका है वो ऐसा अलग रूल्स होंगे। तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कहाँ पे लिखे जाते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में। ठीक है, रूल्स अब कौन कौन से रूल्स होते हैं? शेयर ट्रांसफर कैसे होगा, बोर्ड मीटिंग कैसे कराना है, डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कब डिस्ट्रीब्यूट करना है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे। अच्छा, दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप हायरार्की बनाना चाहें तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट आता है, सबसे बड़ा। एक सेकेंड, इस हायरार्की को समझ लेंगे तो थोड़ा सा आपको आगे जब CA/CS करेंगे तो वहाँ पे भी समझने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे बड़ा क्या है? कंपनीज एक्ट है, उसके नीचे कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आता है, और उसके नीचे कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आता है। ठीक है, तो अगर कोई बात कंपनीज एक्ट में है तो उसको मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिख के ऑल्टर नहीं किया जा सकता। जो चीज़ मेमोरेंडम में लिख दी गई है तो उसको आर्टिकल जो है ऑल्टर नहीं कर सकता। यही बात लिखी हुई है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबऑर्डिनेट्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सभी के लिए बनाना कंपलसरी है? ऐसा नहीं है। ठीक है, मेमोरेंडम सबके लिए बनाना कंपलसरी है, लेकिन आर्टिकल या तो आप खुद से बना लीजिए, होना ज़रूरी है, लेकिन क्या सब कुछ अपने से बनाना ज़रूरी है? नहीं है। कंपनीज एक्ट में एक टेबल F दी हुई है, अगर आपके पास अपना कोई आर्टिकल नहीं है तो आप उस टेबल F को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको आर्टिकल खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारी कंपनीज के मेमोरेंडम भी मिलेंगे, आर्टिकल भी मिलेंगे। मेमोरेंडम कंपनी को खुद का बनाना पड़ता है, आर्टिकल भी अगर चाहें तो खुद से खुद का बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना है तो टेबल F को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा आर्टिकल्स क्या है? internal rules and regulation related to share transfer, board meeting, dividend accounts, etc. or those articles will subordinate to memorandum of association, and if company do not want to prepare article of association, then it can adopt table F of the Companies Act, in which different rules and regulation, internal rules and regulation of companies are given, through which company can control internal management. ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेज 2 में हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहला स्टेज क्या था? प्रमोशन। आपने समझा, प्रमोशन में आप आइडिया बिल्डअप करते हैं और बहुत सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। सेकेंड स्टेज क्या है? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जो भी आपने प्रमोशन स्टेज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया है, प्रॉस्पेक्टस बनाया हुआ है, ठीक है, या ऐसे n नंबर ऑफ आपने डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, फीस जो आपने पे की है उसका सर्टिफिकेट, और इसके अलावा रजिस्टर्ड ऑफिस का जो भी आपके पास नोटिस आया है, जो आपने इसके स्लाइड के पहले में आपने देखा होगा, अगर आप चाहें तो बैक करके वीडियो देख सकते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके क्या करेंगे? रजिस्ट्रार के पास इस सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देंगे विथ नेम, जो भी अप्रूवल हुआ है, सारे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वही हैं, सबमिट करेंगे और फीस को पे कर देंगे। जैसे ही रजिस्ट्रार के पास जाएगा, रजिस्ट्रार नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? एग्जामिन करेगा इन सारे डॉक्यूमेंट को और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको प्रोवाइड कर देगा, जिससे आपकी कंपनी एक लीगल पर्सन बन जाएगी। सबसे पहले क्या करना है? इनकॉर्पोरेशन स्टेज में सारे जो आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं वो बढ़िया से एप्लीकेशन में सब कुछ लगा के, हालांकि अब कुछ ऐसा फिजिकल फॉर्म में नहीं जाता, सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपने फाइल कर दिया, और फाइल करने के बाद रजिस्ट्रार उसको एनालाइज करेगा। जो भी अगर कुछ ऐसे शॉर्ट कमिंग्स होगी तो रिजेक्ट करके एप्लीकेशन आपको करेक्ट करने के लिए बोल देगा, और अगर कोई शॉर्ट कमिंग्स नहीं होगी तो आपको सीधे आपकी कंपनी को एग्जिस्टेंस में आने की परमिशन दे देगा। और जब ये सब हो गया आपके पास, आप लीगल पर्सन हो गए, तो बहुत सारे स्टैट्यूटरी आपको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, जैसे पैन नंबर लेना पड़ता है, टैन नंबर लेना पड़ता है, बैंक अकाउंट, या आपको GST नंबर, PF नंबर, ऐसे जो भी आपको है
स्टैट्यूटरी जो भी रजिस्ट्रेशन है आप फिर उसके बाद वो आराम से करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में आप क्या करते हैं कि आप जो भी रजिस्ट्रार है उसके पास सारे लीगल जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सबमिट कर देते हैं, और सबमिट करने के बाद वो एनालाइज करके एसेस करके आपको कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आ जाता है। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड फीस है उसको भी पे कर देते हैं। अब थर्ड स्टेज में पहुंच गए हम, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो इनकॉर्पोरेशन के बाद से ही बिजनेस चालू कर सकती है। बहुत आसानी से वो क्या करेगी, इनकॉर्पोरेट हो गई या बिजनेस को वो बहुत आसानी से चालू कर सकती है। उसको एज सच कुछ भी अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी से पैसा नहीं चाहिए। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो डायरेक्ट बिजनेस को चालू नहीं कर सकती, उसको अभी पैसा है उसके पास नहीं है, तो वो थर्ड स्टेज में पहुंच जाएगी जहां पे वो लोगों से कैपिटल सब्सक्राइब कराएगी। और इस कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि दो तरीके से सब्सक्रिप्शन होता है, एक प्राइवेट सब्सक्रिप्शन, दूसरा पब्लिक सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट सब्सक्रिप्शन, ये प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहा है, प्राइवेट सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है। प्राइवेट सब्सक्रिप्शन दैट मीन्स हम पब्लिक से पैसा लेना नहीं चाहते हैं, हम अपने कुछ नॉन इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं के साथ मिलकर कंपनी बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 दोस्त हैं और 10 मिलकर साथ में कंपनी बना रहे हैं, तो वो किसी दूसरी पब्लिक से पैसा नहीं लेना चाहते। तो इस स्टेज में वो क्या करेंगे, अपने प्रॉस्पेक्टस ना बना के स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस बनाएंगे, और उसके थ्रू जो है कैपिटल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर किसी बाहर की पब्लिक से नहीं पैसा लिया जाता तो उसको प्राइवेट सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और बाहर की पब्लिक से दैट मीन्स हम जैसे इंडिविजुअल से अगर पैसा लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक सब्सक्रिप्शन। होप सो आपको ये प्राइवेट सब्सक्रिप्शन और पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में। नेक्स्ट, फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज प्रिपेयर ए and file a prospectus, receive allotment after SEBI approval, ensure minimum subscription achieved। यहाँ पे 2-3 बातें लिखी हुई हैं, उसको डिटेल समझते। सबसे पहला, आप सबसे पहले अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सब्सक्रिप्शन में नहीं है, पर अगर आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक प्रॉस्पेक्टस बनाएंगे। प्रॉस्पेक्टस क्या है, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे लोगों से कि आओ 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 मेरे शेयर परचेज कर लो। ठीक है, उस प्रॉस्पेक्टस में आप कंपनी की बहुत ज़्यादा बड़ाई करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, या जो भी आपके प्लान्स होंगे, फ्यूचर प्लान्स होंगे, उन सबको वहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस बना दिया। नेक्स्ट से प्रॉस्पेक्टस बनाने से क्या आप शेयर इशू कर सकते हैं। अब तो आप बड़े हो चुके हैं, शेयर परचेज भी करते होंगे, और आपने 2 टर्म सुने होंगे, एक NSE, दूसरा BSE। यह है क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट ने सारी कंपनीज को, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन या स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट हम हटा दें, तो हम जैसे कुछ लोग मिलकर 6-7 लोग बिजनेस कंपनी बनाए, लोगों से पैसा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में कैपिटल सब्सक्राइब करवाया और उसके बाद भाग गए, हमारा काम हो गया, पैसा हमको मिल गया, अब हमारे पास कुछ भी देखने के लिए नहीं है। तो इसीलिए ऐसा ये फ्रॉड्स ना हो, इसीलिए डंडा लेके सरकार ने सेबी को बैठा रखा है, और सेबी ने अपने 2 एजेंट छोड़ रखे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एजेंट्स आप जो भी शेयर्स इशू करते हैं, आपके रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और आपकी जो भी फिजिबिलिटी है उसको देख के आपको अप्रूव करते हैं। दैट मीन्स आपकी लिस्टिंग करते हैं, और सिर्फ लिस्टेड कंपनी, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या तो आप लिस्टेड हो, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्टेड हो, या कोई कंपनी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, तो सिर्फ लिस्टेड कंपनी, दैट मीन्स जिसकी सिक्योरिटी की गारंटी है, दैट मीन्स सेबी ने जिसको अप्रूव किया हुआ है, सिर्फ वही जो है अपने शेयर्स जो है इशू कर सकती है। इसीलिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद सेबी से अप्रूवल लेना जरूरी है। सेबी से अगर अप्रूवल है और आप स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, तो आप अपने शेयर्स जो हैं ऑफरिंग क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप अपने प्रॉस्पेक्टस को मार्केट में इशू कर सकते हैं। दैट मीन्स आप कंपनी से आप पब्लिक से पैसा लेने के लिए अब एलिजिबल हो चुके हैं। इसके अलावा मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको एश्योर करना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है आपको मालूम होना चाहिए, या अकाउंट्स पढ़ा होगा तो आप उसमें देखा होगा, कंपनीज अकाउंटिंग जब आप करेंगे तो वहाँ पे कंपनीज एक्ट कहता है कि जितने भी शेयर्स इशू हो रहे हैं, शेयर इशू होने के 120 दिन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 120 दिन के अंदर
आप क्या करिए, आपको जो भी शेयर इशू कर रहे हैं उसका लगभग 90% पैसा आपका आ जाना चाहिए। ये क्या कहलाता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और अगर 120 दिन के अंदर आपका ये मिनिमम पैसा नहीं आता है तो फिर आपको और 10 दिन का टाइम दिया जाता है। दैट मीन्स 130 दिन के अंदर आपका पैसा वापस आ जाना चाहिए। जो भी शेयर्स आपने मार्केट में इशू किए हैं सब बिक जाने चाहिए और सबकी एप्लीकेशन मनी आ जाना चाहिए। अगर 130 दिन के अंदर ये 90% पैसा नहीं आता है तो आपको जो भी पैसा, जो भी आपने शेयर्स पर ऑफर किए हैं, जो भी लोगों की पब्लिक की जो भी एज सच आपका एप्लीकेशन मनी आई, ये सब कुछ आपको रिटर्न करना पड़ेगा। 4-5 दिन के अंदर उसको भी आपको पैसा लोगों का लौटाना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप कैपिटल सब्सक्राइब करा रहे हैं तो प्रॉस्पेक्टस आपके पास होना चाहिए, सेबी का अप्रूवल होना चाहिए, और जब दोनों हो गया तो मार्केट में आप अपना प्रॉस्पेक्टस को इशू कर दीजिए और एश्योर कीजिए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके पास आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन एश्योर करने के लिए ही एक अंडरराइटर का कॉन्सेप्ट है। हालांकि बहुत सारे टर्म्स और हमको इसमें समझने, जैसे ब्रोकर क्या होते हैं जो शेयर्स बिकवाते हैं, लेकिन अभी ब्रोकर का उतना काम नहीं है। अंडरराइटर से, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है, तो अंडरराइटर कौन होते हैं? ऐसे इंडिविजुअल्स, जो कि इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हो सकते हैं जो कंपनी के बिहाफ पे या कंपनी को गारंटी देते हैं फॉर सेक ऑफ कमीशन कि वो किसी भी तरीके से कंपनी के शेयर जो है 90% सब्सक्राइब करवा देंगे, और अगर नहीं करवाएंगे तो वो शेयर्स को उनको परचेज करना पड़ेगा। दैट मीन्स अंडरराइटर जो है ये एश्योर कर देते हैं कि कंपनी का जो भी इशू हो रहा है वो हमेशा मिनिमम सब्सक्राइब हो जाए। दैट मीन्स 90% एप्लीकेशन आ जाए, और इसके लिए वो कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गई है तो शेयर को अलॉट कर दीजिए, और अगर नहीं आई है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो आप पैसा लोगों का 5 दिन के अंदर वापस कर दीजिए। और कभी कभी क्या होता है, शेयर इशू किए 1 लाख, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 1,50,000 की, तो इसको क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसी स्टेज में आपको ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे डील करना है, दैट मीन्स ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई है तो उस एप्लीकेशन का पैसा कैसे एडजस्ट करना है, क्लास 12th में आप पढ़ेंगे। प्रोराटा एडजस्टमेंट होता है या एसएच लमसम जो है एडजस्टमेंट होता है, तो उन एडजस्टमेंट को थ्रू आप सीखेंगे कि कैसे आप इस ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन को हैंडल करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से इस स्लाइड का ओवरव्यू ले लेते हैं कि जब कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में आप हैं तो आपको क्या क्या करना है। आपको देखना है कि आपको सब्सक्राइब कैसे कराना है, प्राइवेट की पब्लिक। दूसरा, अगर आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको प्रॉस्पेक्टस बनाना है, सेबी का अप्रूवल लेना है, और मार्केट में शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर कर देना है, और इंश्योर करना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपकी आ जाए। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन आने के लिए आपको अंडरराइटर हायर करना है, और अगर जो 90% सब्सक्रिप्शन है मिनिमम वो नहीं होती है तो अच्छा, वो 90% सब्सक्रिप्शन कब तक आ जानी चाहिए, 120 प्लस 10 दिन के अंदर। अगर नहीं आती है तो 5 दिन में वो पैसा आपको उनका वापस करना है। और अगर कम अंडर सब्सक्राइब है फिर भी, तो अंडर सब्सक्राइबर को रिफंड कर देना है, और अगर ओवर सब्सक्राइब है तो उनको एडजस्ट कर देना है, और उसके बाद जो भी शेयर्स होगा उसको अलॉट कर देना है, ठीक है। ये सारा सब कुछ काम आपको किस में करना है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेज है आपके पास 4th स्टेज, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब एक पब्लिक कंपनी को प्रूफ देना होता है, क्योंकि आपको बताया ना कंपनीज एक्ट कह रहा है 90% पैसा आ गया कि नहीं आ गया, 90% पैसा आ गया, दैट मीन्स लोग आप पे भरोसा करते हैं और अब आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये प्रूफ आपको रजिस्ट्रार को देना होता है, और रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, फॉर पब्लिक कंपनीज आफ्टर अलॉटमेंट एंड रिसीट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन एविडेंस आपको फाइल करना होता है। और कहाँ पे फाइल करना होता है, रजिस्ट्रार के पास, जो कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट देता है। और प्राइवेट कंपनी के कंटेक्स्ट में जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल रहा है उसके बाद ही आप बिजनेस चालू कर सकते हैं, ऐसे जी कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आ गया और आप पब्लिक कंपनी हैं तो आप बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए, ऑडिटर या जो भी कॉम्प्लिकेशन है, स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशंस हैं, जो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना, जो भी कराना है, चाहे तो आप पहले भी करा सकते हैं अगर प्राइवेट कंपनी है, और पब्लिक कंपनी है तो ये सब सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद, क्योंकि अगर पहले करा लेंगे, जो आपने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे भी यही चीज़ें बात सेम थी इसके पहले वाली स्लाइड में, लेकिन वहाँ प्राइवेट कंपनी के कंटेक्स्ट में बताई हुई थी। प्राइवेट कंपनी है, इनकॉर्पोरेशन के बाद ही ये सब करा सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इस सर्टिफिकेट
का इंतजार आपको करना पड़ रहा है जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तो ये सब आपको पहले से हालांकि करा सकते हैं, पर इसका कोई यूज नहीं है। तो अगर आपने नहीं कराया है तो आप सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद ये सब ऑडिटर अपॉइंट कर लीजिए, बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन जीएसटी वगैरह का जो कराना है वो आप करा सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब दो सर्टिफिकेट आपके पास दो टर्म आए। सबसे पहला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा आपके पास आया सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाती है, दैट मीन्स वो सर्टिफिकेट जो है कंपनी के एग्जिस्टेंस का प्रूफ होता है। और प्राइवेट कंपनी के कंटेक्स्ट में जो भी बिजनेस है वो इस सर्टिफिकेट के बाद वो चालू कर सकते हैं। और दूसरा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए है, जो कि एश्योर करती है कि कंपनी की जो भी परमिट्स हैं या जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है या जो भी कैपिटल सब्सक्रिप्शन है वो मिनिमम सब्सक्राइब हो गई है, उसका प्रूफ रजिस्ट्रार को मिल गया है और अब ये चाहें तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। होप सो अभी तक जितना पढ़ाया है समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बिल्कुल टॉपिक के लास्ट में पहुंच चुके हैं। ये कुछ एक चेकलिस्ट आपको दी हुई है कि जब भी आप कंपनी का रजिस्टर कराएं तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। सबसे पहले बिजनेस का आइडिया फाइनलाइज करें, फिजिबिलिटी स्टेज आप स्टडी करें, ये आप प्रमोशन स्टेज में कर रहे हैं। ये भी आप कंपनी का नाम चुनना और रिजर्व कराना और रजिस्टर कराना, ये भी प्रमोशन स्टेज में है। इसके बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल ड्राफ्ट करना, ये भी आप किस स्टेज में है? प्रमोशन स्टेज में है। उसके बाद सब्सक्राइबर को फिक्स करना, ये भी आप किस स्टेज में है? प्रमोशन स्टेज में है। फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट कराना, ये भी आप किस में है? प्रमोशन स्टेज में है। और इसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाएं तो आप इनकॉर्पोरेशन के लिए फाइल कर दीजिए। तो ये आप किस स्टेज में पहुंच गए? इनकॉर्पोरेशन स्टेज में है। और इनकॉर्पोरेशन के बाद जब आपका हो जाए तो आप पैन 10, अगर प्राइवेट कंपनी है तो यहीं पे जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अप्लाई कर दीजिए। और अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो इसके इनकॉर्पोरेशन के बाद आप जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है या सब्सक्रिप्शन स्टेज में कैपिटल सब्सक्राइब कराइए। और जब कैपिटल सब्सक्राइब हो जाए तो फिर उसके बाद फिर आप सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेके फिर आप इस स्टेज में पहुंच के, दैट मीन्स आप पैन 10 अपना या जो भी स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन है आप उसको करा सकते हैं। ठीक है, फिर इस बात को फ्लो चार्ट समझते हैं। सबसे पहली चीज प्रमोशन स्टेज, दैट मीन्स एक आइडिया को लाना, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ करना, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को फाइल करके कहाँ पे आ जाना? इनकॉर्पोरेशन। फिर इनकॉर्पोरेशन हो गया तो आप प्राइवेट कंपनी है तो यहीं से बिजनेस चालू कर दीजिए, नहीं है पब्लिक है तो कैपिटल रेस करिए, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में आइए और कैपिटल सब्सक्राइब हो जाए तो प्रूफ दे के फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ले लीजिए और अपना बिजनेस चालू कर लीजिए। ठीक है, कई बार यही बातें रिपीट हो चुकी हैं, हो सकता है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल का। ये भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्या होता है? सबसे पहले मेमोरेंडम क्या है? डिफाइंस द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स कंपनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और आर्टिकल्स क्या है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके बाद मेमोरेंडम के कंटेंट क्या क्या होते हैं? कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, शेयर कैपिटल और एसोसिएशन। इसके बाद इसमें कंपनी की पॉलिसी, रेगुलेशंस, मैनेजमेंट, वोटिंग राइट्स, इंटरनल अफेयर्स। ठीक है, सेक्शन कौन कौन से हैं? इसके प्रोविजन सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में दिया हुआ है, आर्टिकल्स के सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी में की अगर हम बात करें मेमोरेंडम की, तो हम इसके साथ कौन जोड़ता है अपने आप को? हमेशा आउटसाइडर अपने आप को एसोसिएट करते हैं। और आर्टिकल जो होते हैं उसके साथ कौन एसोसिएट कर पाता है अपने आप को? कंपनी के मेंबर्स, जो भी उनके शेयर होल्डर्स हैं और जो भी उनके डायरेक्टर्स हैं। दोनों केस में आर्टिकल और मेमोरेंडम मैंडेटरी है, बनाना ही बनाना है। हालांकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो टेबल F यूज़ कर सकती है अगर वो अपना आर्टिकल नहीं बनाना चाहती है। ठीक है, लेकिन अगर वो आर्टिकल नहीं बना रही खुद से तो भी उसको टेबल F आर्टिकल के रूप में यूज़ करना ज़रूरी है। और जितने भी क्लॉज हैं ये सारे क्लॉज जो हैं बहुत आसानी से ऑल्टर किए जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि आर्टिकल को ऑल्टर करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू मेमोरेंडम को ऑल्टर करने से। ठीक है, आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट, कंपनी के रजिस्ट्रेशन में या जो भी आप इस फॉर्मेशन में कर रहे हैं, कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ गलती कर दें, तो हो सकता है कि आपकी कंपनी फॉर्म ना हो पाए। सबसे पहली चीज़, ऑब्जेक्ट क्लॉज। हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ाया तो बोला कि ऑब्जेक्ट को बहुत कायदे से डिफाइन करना चाहिए। वेग या ऐसा इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट आप नहीं रख सकते। डेफिनिट ऑब्जेक्ट होगा तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इसीलिए आपको दो ब्रॉड और एंसिलरी ऑब्जेक्ट, एक आपका मेन ऑब्जेक्ट होगा और एक सब्सिडरी ऑब्जेक्ट होगा, वो स्पेसिफाई करना आपको ज़रूरी है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपकी फ्यूचर एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट को बहुत ही कायदे से, ऑब्जेक्ट क्लॉज को बहुत ही कायदे से ड्राफ्ट करना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट गलत हुआ तो कंपनी का आपका फॉर्मेशन पूरा ही वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर्स नहीं देने चाहिए। बहुत बड़ा लीगल ऑफेंस है। आप झूठ झूठ बोल दीजिए प्रॉस्पेक्टस, क्योंकि आप पैसे के लिए ऑफरिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो कई कंपनी सोचती है कि इसमें बहुत ज़्यादा सुहावने सपने दिखा दे, लोगों को झूठ बोल दें, तो झूठ बोलना जो है एक लीगल ऑफेंस है। इसलिए कभी भी इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर ना दे। प्रॉस्पेक्टस अगर आप बनाने के लिए मैंडेटरी हैं, अगर आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आप पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो दें। कभी भी फाइलिंग जो भी है उसको डिले ना करें, आपको पेनल्टी हो सकती है। और प्रमोटर की जो भी इंडिविजुअल या पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ कॉन्ट्रडिक्ट ना करें। प्रमोटर एक अलग इंडिविजुअल है और कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। तो प्रमोटर के पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट अपने पर्सनल हो सकते हैं, उसके साथ कंपनी का जोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। और हमेशा कंपनी के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे या कंपनी का जो भी एसेट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो कंपनी के खुद के हैं। हाँ, हालांकि प्रमोशन स्टेज में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया होगा कंपनी के बिहाफ पे, उसके लिए लायबल प्रमोटर ज़रूर होते हैं। ठीक है। ये गलतियां आपको अवॉइड करनी है। अब लास्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच डॉक्यूमेंट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट क्लॉज। अभी आपने पढ़ा, थोड़ा सा एक सेकंड सोचिए और आंसर दीजिए, हो सके तो कमेंट कीजिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपने पढ़ा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है। कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने के लिए जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार इशू करता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है अपना बिजनेस कर सकती हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना बिजनेस नहीं कर सकती। फंक्शंस ऑफ प्रमोटर अभी आपने पढ़ा, आइडिया लेके आना, सिग्नेटरीज डिसाइड करना, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम, आर्टिकल, उनको ड्राफ्ट करना। ठीक है। जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको अपॉइंट करना है। सच एन नंबर ऑफ जो हैं आप फंक्शंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर है। सबसे पहला क्या है, एक्सप्लेन द स्टेज इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। 4 स्टेज है आपने पढ़ा। सबसे पहला प्रमोशन, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन और लास्ट में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो ये 4 स्टेज जो है इसको आप समझा सकते हैं। ठीक है। होप सो आपको अभी तक समझ में आया होगा। ठीक है। इस चैप्टर्स की जो भी और डिटेल्ड है, जहाँ पे हम मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, इसको हम अलग से किसी और वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए सिर्फ एक टॉपिक का वीडियो बनाया है। होप सो आपको ये जितनी भी बातें हैं या फॉर्मेशन से रिलेटेड बातें हैं वो समझ में आई होगी। इस वीडियो के साथ अपने बुक्स के साथ कोरिलेट कीजिए। अब आपको जो भी डाउट्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।